हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिजिक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 2nd लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.1, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.002 मीटर स्क्वायर is given a potential difference of 10 volt across its ends। मतलब एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ दे रखी है ये 0.5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.002 मीटर स्क्वायर, और बोल रहा है कि इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया। ठीक, 10 वोल्ट का। ऐसे सिलेंडर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब बैटरी लगा दी होगी 10 वोल्ट की। अब ये बोल रहा है फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, करंट निकालना है एंड करंट डेंसिटी निकालनी है इफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज 5 × 10⁻28 मीटर की पावर -3 पर मीटर क्यूब। मतलब ये दे रखा है हमको। पहले तो लिख लेते हैं डाटा। L दे रखा है 0.5, एरिया दे रखा है 0.002 मीटर स्क्वायर, और बैटरी का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट दे रखा है, और क्या है ये रेजिस्टिविटी भी दे रखी है रो, ये दे रखी है 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो स्मॉल n जो हमने पढ़ा था। स्मॉल n दे रखा है 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये I = NEA/VD। तो यहां से हम निकाल सकते हैं VD। तो लेकिन हमको करंट पता होना चाहिए, और ये E पता है, N पता है और A भी पता है, लेकिन करंट नहीं पता। तो करंट के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ V = IR ऐसा बोलता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट रजिस्टर। तो और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस = I × R। ठीक है, और R हमको ये पता है, R की वैल्यू, R का एक फॉर्मूला पता है हमको, ρL/A। तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसके बाद यहां पे रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा करंट। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे निकाल लेंगे, V/R, और R की वैल्यू ये ρL/A अगर यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा? VA/ρL, क्योंकि A तो ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, ये आ गया VA/ρL। अब यहां पे रख देंगे हम इसको, इस करंट को उठा के यहां रख देते हैं, तो क्या आएगा ये VA/ρL = NEA/VD। और VD हमारा क्या आ जाएगा? NEA को नीचे ले जाएंगे, A तो कट गया, चलो ठीक। अब क्या आ जाएगा? NE को नीचे ले जाएंगे तो VD आ जाएगा V/ρLNE, और इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। VD = N की, V की वैल्यू हमको पता है 10 है, अपॉन रो कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁸ इंटू L की वैल्यू दे रखी है 0.5, और स्मॉल n इसकी वैल्यू भी दे रखी है 5 × 10⁻28 इंटू E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये हो जाएगा, ये पूरा इसके नीचे है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.125 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमें निकालनी थी, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी थी ना, वो आ गई हमारी
अब आगे वो बोलता है कि करंट भी निकालना है, तो करंट देखो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, I इक्वल टू वी बाई आर और वी ए अपॉन रो एल। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो I है हमारा वी ए अपॉन रो एल, और इसमें हम सारी वैल्यू डाल देंगे। V की वैल्यू दे रखी है 10, एरिया दे रखा है 0.002 अपॉन रो की वैल्यू दे रखी है, देख लेते हैं कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर है, ये रख देते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर। तो ये आ जाएगा हमारा करंट। और क्या पूछा उसने, करंट डेंसिटी भी पूछी है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है J, और वो होता है करंट अपॉन एरिया। तो करंट अपॉन एरिया कर देंगे 2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन एरिया कितना है 0.002, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 9 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी, और तो कुछ नहीं पूछा ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोबिलिटी। मोबिलिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो भी ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसका रेशियो Vd अपॉन E, ये हो जाता है हमारा मोबिलिटी, और इसको म्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये इसको हम देखो Vd का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, यहां पे पढ़ा था ना हमने एक फॉर्मूला, अभी दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए ये Vd का एक फॉर्मूला निकाला था ना हमने, कंडक्टर के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो हम ऐसे बताते हैं E टाउ बाय m। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम वहां पे यूज कर लेंगे यहां पे। तो Vd E टाउ बाय m, उसकी वैल्यू हम यहां पे डाल देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, E कट जाएगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी E टाउ बाय m। ठीक, तो मोबिलिटी का एक ये भी फॉर्मूला है, एक तो Vd अपॉन E तो है ही, Vd की वैल्यू डाल के हम ये भी बता सकते हैं E टाउ बाय m। अब यहां पे देखो ये E तो कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो बचा क्या, जो मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इस टाउ पे। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम, एवरेज टाइम जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम। तो E टाउ बाय m हो जाता है मोबिलिटी। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब देखो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये पता है ना हमको फॉर्मूला। तो यहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं ना, ये हो गया वोल्ट और ये मीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट तो वो भी होती है न्यूटन पर कूलम, लेकिन दूसरी यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर। तो यहां पे वोल्ट पर मीटर डाल देंगे और ये है मीटर पर सेकंड, तो हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक, तो ऐसे हम किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अब आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ वैसे तो आप पढ़ भी चुके हो ये पहले, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये बोलता है इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor. Potential difference across any resistor, resistor तो कुछ भी हो सकता है ना, resistor का मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे उसको रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट रेजिस्टर होगा। रेजिस्टर आप समझते हो ना कि हमारे सर्किट में, हम सर्किट के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो करंट की डायरेक्शन को, करंट के फ्लो को अपोज करे उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक,
तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आर आ जाता है रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है। ये आप पढ़ चुके हो पहले, इसीलिए आपको ये पता होगा। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। और एक कंडक्टर के लिए, फॉर अ कंडक्टर, हमें पता है R इक्वल टू रो L बाय A, और रो क्या है, रजिस्टिविटी, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखो रजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि पानी की डेंसिटी क्या इस बात पे डिपेंड करती है कि मैंने पानी को एक ग्लास में लिया या एक बाल्टी में लिया? नहीं ना, बाल्टी भर पानी ले लो या बाल्टी भर एक ग्लास में पानी ले लो या बाल्टी में पानी ले लो, किस में डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे डेंसिटी तो भाई कांस्टेंट रहती है, इस पे तो डिपेंड नहीं करती ना। अब मैं से आपसे बोलूं कि एक लोहे का टुकड़ा ले लो छोटा सा, और एक बड़ा टुकड़ा ले लो, एक ग्राम का लोहा ले लो चाहे 1 किलो का लोहा ले लो, तो डेंसिटी दोनों की बराबर होगी। तो वैसे ही है ये रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, सब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ भी है, एरिया पे भी है। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज कर दोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक, और इसको रेजिस्टेंस को दिखाने का ये सिंबल भी होता है ऐसे, क्योंकि बार बार हम सर्किट के अंदर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर हो गया। हम इसको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। ये एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं ये रेजिस्टेंस दिखाने का तरीका है। ठीक, जैसे ये बैटरी दिखाने का तरीका है ना, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ये बैटरी दिखाने का तरीका होता है। वैसे ही रेजिस्टेंस दिखाने का तरीका होता है ये ऐसा एक सिंबल। ठीक, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर बैटरी से जोड़ोगे आप किसी रेजिस्टेंस को तो उससे करंट फ्लो करेगा, और V इक्वल टू आई आर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ कब कब नहीं लगता, कब कब नहीं लगता वो देखते हैं। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन, इसमें पहला है पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल ना हो तो ओम्स लॉ कैसे लगेगा? ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखो ओम्स लॉ ये बोलता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन ही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर ओम्स लॉ कैसे फॉलो करेगा? ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि यहां पे मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर मैं बोलूं कि V और R के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, V और R के बीच में ग्राफ बनाएं, V और I के बीच में, यहां पे V है और यहां पे I है, इनके बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनना चाहिए ग्राफ? एक लाइन ही तो बनेगा ना। ये जैसे y एक्सिस है और I हो गया x एक्सिस, V हो गया y एक्सिस, I हो गया x एक्सिस। तो ये ऐसा है ना कुछ ग्राफ, y इक्वल टू mx, ऐसा ग्राफ है। ये तो लाइन होता है ना, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो ऐसे ही V और I के बीच में एक लाइन की इक्वेशन बनेगी जो कि ऐसा ग्राफ आएगा, लाइन। ठीक, और जहां पे अगर आप V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे, अगर लाइन नहीं आता तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। जहां जहां पे V और I के ग्राफ में अगर लाइन आता है तो मतलब V और I के ग्राफ अगर लीनियर आता है, लाइन बनता है, तो मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर लाइन नहीं आता तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला। ठीक है, तो यही है पहला पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब लाइन नहीं है। अगर करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो लाइन नहीं बनेगा, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो देखो यहां पे जैसे ग्राफ बना रखा है, अगर मैं बोलूं कि ये देखो यहां पे शुरू में थोड़ा लाइन लग रहा है, लाइन है ना, V और I का ग्राफ बनाया है तो एक लाइन सा दिख रहा है, थोड़ा सा पोर्शन ये वाला लाइन लीनियर है, तो यहां पे ओम्स लॉ फॉलो करेगा। लेकिन अगर आगे बढ़ोगे आप, यहां देखोगे तो एक कर्व सा आ रहा है, ये कर्व आ गया, तो इस पोर्शन में फॉलो नहीं करेगा। ये बोल सकते हो आप। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल किसी रेंज में ओम्स लॉ को फॉलो करे और किसी
दूसरी रेंज में, उसके बाहर वाली रेंज में ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो इस रेंज में, इस रीजन में ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और ये इससे बाहर चले जाओगे तो इस रीजन में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो यही है चीज कि यहां पे आप ओम्स लॉ लगा सकते हो, जहां पे लाइन है वहां पे ओम्स लॉ लगा सकते हो, लेकिन जहां पे लाइन नहीं आ रहा तो वहां पे ओम्स लॉ लगाओगे तो आपको फिर उसमें एरर आएंगे, आप मतलब नहीं लगा सकते। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ लगा दें। ठीक, लेकिन लाइन जहां पे है वहां पे तो ओम्स लॉ पक्का लगा सकते हो। तो ये हो गया कि पहला पॉइंट यही है कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है तो ओम्स लॉ हम नहीं लगा सकते, वो फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। यहां पे लिख लेते हैं, चलो यहां पे ऐसे बोलेंगे, ओम्स लॉ इज वैलिड, ऐसे बोल सकते हैं। और यहां पे बोलेंगे हम ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो इस रीजन में, रीजन भी हम यहां पे डिनोट कर देते हैं। ये रीजन जो है, ये वाला रीजन, इस रीजन में ओम्स लॉ वैलिड है, और ये वाला रीजन इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये वाला रीजन जो है ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक, तो यही है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम्पल इसका डायोड है, ये डायोड हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में आएगा सेमीकंडक्टर्स के अंदर, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर है, लास्ट चैप्टर में है ये, तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये बोलना चाह रहा है, जब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी, मतलब कि अगर मान लो एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसको आपने बैटरी से जोड़ा, तो इसमें तो ओम्स लॉ लग जाएगा, मान लेते हैं लग जाएगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक, ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, ये R है, ये V है, इसमें करंट होगा कुछ ऐसे होगा। अब अगर आपने क्या किया, इस बैटरी को उल्टा लगा दिया, अगर ऐसे लगा दिया, ये उसकी इसको बोलते हैं पोलैरिटी रिवर्स कर दी। पोलैरिटी मतलब पहले माइनस यहां था, प्लस यहां था, अब आपने क्या कर दिया, माइनस इधर कर दिया और प्लस इधर कर दिया, मतलब पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। पोलैरिटी का मतलब होता है कि प्लस माइनस के साइन। ठीक, प्लस माइनस के साइन को आपने रिवर्स कर दिया, मतलब बैटरी को उल्टा लगा दिया। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो अभी भी फॉर्मूला वही लगेगा, बैटरी के उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो दोनों तरफ से पोलैरिटी को, बैटरी को उल्टा भी लगा दोगे तब भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन यही कहना चाह रहा है कि अगर हम बैटरी को उल्टा करते हैं, अगर हम पोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी, अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर दें तो रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है ना, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। अब देखो यहां पे V और I का जो रिलेशन है, V इक्वल टू आई आर, क्या पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए कि आप पोलैरिटी चेंज कर दो, बैटरी को उल्टा लगा दो, तो फिर रिलेशन कुछ और ही आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब हम बोलेंगे कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां पे देखो यही ग्राफ बना रखा है I और V के बीच में। यहां पे एक्चुअली V वर्टिकल में I ले लिया, हॉरिजॉन्टल में V ले लिया, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे वर्टिकल में V ले लो और यहां पे एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल में करंट ले लो। अगर लीनियर बन रहा है तो चाहे आप I को y एक्सिस बना दो, V को x एक्सिस बना दो, तब भी लाइन बनना चाहिए, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हमने इंटरचेंज कर दिया एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो लाइन ही आएगा। अगर V और I के बीच में ग्राफ बनाओगे ऐसे या फिर ऐसे, यहां पे देखो लाइन तो कहीं आ ही नहीं रहा। लेकिन ये बात है कि ये बोलना चाह रहा है कि जो रिलेशन, जब बैटरी पॉजिटिव थी, मान लो कि एक तरफ से लगा रखी थी, इस तरफ लगा रही थी, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर बैटरी एक तरफ से लगाओगे आप तो ऐसा रिलेशन आ रहा है। अगर बैटरी को उल्टा कर दोगे तो
उल्टा कर दोगे मतलब माइनस में कर दोगे, माइनस लगा दोगे बैटरी को। माइनस का मतलब ये हुआ कि बैटरी को रिवर्स कर दिया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पे देखो रिलेशन कुछ और ही आ रहा है, मतलब ये ट्रेंड जो है यहाँ पे करंट का वो कुछ अलग ही है जब आप बैटरी को रिवर्स कर दोगे। ठीक है, तो ये इसमें ओम्स लॉ को हम बोलेंगे कि ऐसे फॉलो नहीं कर सकता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर। वैसे तो ओम्स लॉ को फॉलो वैसे भी नहीं कर रहा ये, क्योंकि ये कर्व है, कुछ लाइन तो है ही नहीं कहीं। लेकिन अगर ये तो ट्रेंड ही अलग हो गया ना, ये बोलना चाह रहा है इस वाले पॉइंट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये बताना चाह रहा है कि अगर आप बैटरी को उल्टा कर दोगे तो कुछ और ही रिलेशन आ रहा है, मतलब कुछ और ही ग्राफ आ जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ अलग हैं, अगर बैटरी पॉजिटिव है और बैटरी नेगेटिव है, दोनों के ग्राफ अलग अलग आ रहे हैं, तब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डायोड है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान में रखिए। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉट यूनिक, दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द सेम करंट। एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनिक का एक कंपाउंड है, ये एग्जाम्पल है इसका। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो यहां पे तो लाइन चल रहा है ना, लाइन यहां पे तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आगे जाके ये क्या हो रहा है, ये कुछ कर्व आ गया और उसके बाद ये ऐसे घट रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी हो रहा है। यहां पे देखते हैं, यहां पे कुछ करंट की वैल्यू है, यहां पे देखते हैं इस पॉइंट पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी और कुछ करंट की वैल्यू होगी, वो तो ठीक है, लेकिन सेम करंट की वैल्यू हमको दूसरे एक और वोल्टेज पे मिल रही है। वही कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में यूनिक रिलेशन नहीं है। मतलब होता क्या है, जैसे कि यहां पे मान लो ये सर्किट ले लो, V इक्वल टू आई आर लग रहा है ना, तो अगर हम बोले कि अगर हम बैटरी को बढ़ाते जाएं बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा। हाँ, यहां से पता चल रहा है कि वोल्टेज को बढ़ाओगे, V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, V बढ़ाओगे तो I कम भी हो जाता है। ये कहना चाह रहा है जैसे यहां से तो V बढ़ा रहे हो तो I बढ़ रहा है, V बढ़ा रहे हो I बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद V और बढ़ाओगे तो I कम हो रहा है। तो ये यूनिक नहीं है ना, इसको यही बोल रहा है कि ये यूनिक रिलेशन नहीं है कि कभी आप V को यहां पे इस रीजन में V को बढ़ा रहे हो तो I बढ़ रहा है, इस रीजन में V को बढ़ा रहे हो तो I कम हो रहा है। ये यूनिक रिलेशन नहीं है, तो इसमें भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक, यही कहना चाह रहा है वो कि देखो एक ही पॉइंट पे अब वो जो पहले बढ़ रहा है, करंट पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इससे ये यहां पे हम देख सकते हैं करंट की एक वैल्यू, अगर एक वैल्यू लेते हो करंट की तो वो 2 वोल्टेज पे मिल रही है, तो ऐसा तो ये तो यूनिक रिलेशन नहीं है ना। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। इसका एग्जांपल है गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड, ये इसको फॉलो करता है, आप इसको याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, तो ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं रजिस्टर कलर कोड्स। रजिस्टर कलर कोड का मतलब ये हुआ कि अब जैसे आप बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, रजिस्टर्स खरीदते हो, कहीं सर्किट बनाना है, कुछ करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई मॉडल बनाना है या कोई सर्किट बनाना है आपको, तो उसमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो आप खरीदते हो उसको, तो वो बाजार में जाओगे ना ऐसा दिखेगा, ये ऐसा रेजिस्टेंस दिखता है ये एक्चुअल में, जिसमें कि ये सिलेंडर की शेप का होता थोड़ा, और इसमें 2 तारें निकली होती हैं, और 2 तारों से आप बैटरी जोड़ दो या जो भी जोड़ना है जोड़ दो, सर्किट में लगा दो, तो वो ऐसा हम यूज करते हैं। ऐसा देखने में ऐसा होता है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे कलर लगे हुए हैं, कुछ ये ग्रीन, ये ब्लू कुछ है, फिर ये क्या हो गया ऑरेंज है, फिर ये गोल्ड है, ऐसे कलर लगे होते हैं। इन कलर से इसके ऊपर लिखा नहीं होता कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, ये कलर बने होते हैं। इस कलर से ही पता करना होता है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक, तो ये कलर हमको पता होने चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, कलर देख के। तो वही है ये चार्ट, ये टेबल वही बोलती है कि अगर ऐसे ऐसे कलर हैं तो ऐसे ऐसे निकालना है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें बेसिकली एक तो ये टेबल, ये कॉलम है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ऐसे हैं। और ये एक नंबर है, नंबर 0 से शुरू हो रहा है, ब्लैक के सामने 0, ब्राउन के सामने 1, रेड के सामने 2, ऐसे कर करके सारे लिख दिए व्हाइट तक, उसके नीचे कोई नंबर नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर के लिए नंबर कुछ नहीं है।
उसके बाद तीसरा कॉलम है मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर में सबसे पहले यहां पे समझ लो कि जो 0 है ना वो 10 की पावर 0, यहां पे लिख लो 10 की पावर 0, वो तो 1 होता है ना। तो यहां पे अगले वाले ब्राउन के लिए जो 1 लिखा हुआ है वो 1 चढ़ा दो 10 के ऊपर, तो 10 की पावर 1, ऐसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे कर करके हमने 10 की पावर 9 तक लिख दिया। उसके बाद जो गोल्ड में आया, क्योंकि गोल्ड के लिए तो कोई नंबर नहीं है, और इसमें फिर हम गोल्ड के लिए लिखते हैं 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2। सिंपल सीधा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। और नो कलर के लिए कोई मल्टीप्लायर नहीं है। अब देखो यहां पे टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आपकी मान लो कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम है, तो 100 ओम ऐसे लिखते हैं ना ±2%। मतलब क्या हुआ कि 100 ओम से ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिसने बनाया है उससे थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। और कितनी गड़बड़ हो सकती है, वो 100 ओम से ऊपर नीचे 2% हो सकता है, मतलब 98 ओम भी हो सकता है और 102 ओम भी हो सकता है, मतलब 98 ओम से 102 ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है। टॉलरेंस वो बताता है कि ऊपर नीचे कितना हो सकता है वेरिएशन। ठीक, तो वही टॉलरेंस है। टॉलरेंस दी जाती है इनके लिए, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं, तब समझ में आएगा कैसे निकालना है इसको। यहां पे देखो, यहां पे हमने 2 रेजिस्टेंस ऐसे बना लिए हैं और उसमें कलर भी बना लिए हैं, तो और उनके कलर के नाम भी लिखे हुए हैं। तो 2 रेजिस्टेंस ये एग्जांपल कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। पहले इस वाले को देखते हैं। देखो इसमें पहला कलर कौन सा है, रेड। तो रेड पहला कलर के सामने देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले कलर के सामने, रेड के सामने 2 लिखा हुआ है। पहले हमें नंबर लिखना पड़ेगा 2। रेड के सामने 2 लिखा है ना, तो यहां पे लिख देंगे हम पहले 2। ठीक, और उसके बाद जो दूसरा कलर है वो भी नंबर बताएगा। ये जो पहला कलर है ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट कलर ये बताएगा नंबर, पहला नंबर, इससे हमें नंबर पता चलेगा। दूसरे कलर से, सेकंड कलर से क्या पता चलेगा, उससे भी नंबर पता चलेगा। इसके बगल वाला नंबर वो भी नंबर ही दिखाएगा। थर्ड कलर क्या बताएगा, थर्ड कलर बताएगा मल्टीप्लायर। और फोर्थ कलर क्या बता देगा, ये बताएगा टॉलरेंस। ठीक, तो यही कलर ऐसे ही दिखाया जाता है। फोर्थ कलर बता देगा टॉलरेंस। तो देखो इसमें पहला कलर जो बताएगा वो नंबर बताएगा। रेड कलर के सामने देखो नंबर क्या है, 2। तो हम यहां पे लिख देंगे इसका रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं यहां पे R1 ले लेते हैं, इक्वल टू 2 लिखेंगे पहले। उसके बाद देखो दूसरा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन वाला कलर भी नंबर बताएगा। अब इसके सामने क्या कलर है, 5, तो 5 लिख देंगे यहां पे। इसके बाद इसके साथ ही लिख देंगे 5। और उसके बाद तीसरा कलर बताएगा मल्टीप्लायर। इसका मतलब 10 की पावर कुछ आएगा साथ में, इंटू 10 की पावर कुछ आएगा। वो देखते हैं कितना आएगा। ये क्या है, ब्राउन। तो ब्राउन के सामने क्या लिखा है, 10। मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 1, तो यहां पे लिख देंगे 10 की पावर 1। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस। चौथा कलर कौन सा है, ये है गोल्ड। और फोर्थ कलर बताता है टॉलरेंस। और गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, ये देखो 5% है, तो यहां पे लिख देंगे हम ±5%। हो गया रेजिस्टेंस। तो यही हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 250 ओम। ठीक है, ऐसे लिख देंगे ओम, 250 ओम ±5%। मतलब ±5% का मतलब हुआ कि 250 ओम से 5% ऊपर भी हो सकती है और 5% नीचे भी हो सकती है। ठीक, ऐसे ही देखो ये वाला कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं R2। अब इसमें देखो पहला कलर कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू के सामने नंबर लिखेंगे हम, ये रहा 6 लिख देंगे यहां पे पहले 6। दूसरा वाला भी नंबर बताएगा, ब्लैक है, तो ब्लैक के सामने क्या लिखा है, 0, तो 0 लिखेंगे यहां पे। इनटू तीसरा बताएगा हमको वायलेट है, ये मल्टीप्लायर बताएगा, तो वायलेट के सामने क्या है, 7, 10 की पावर 7, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर 7। और फिर प्लस माइनस। चौथा कलर देखो, चौथा कोई कलर नहीं है, इसका मतलब नो कलर। तो नो कलर भी ऑप्शन में है, लिस्ट में है। जब चौथी मतलब सिर्फ 3 कलर हो तो चौथा समझ लो क्या है, नो कलर।
तो नो कलर के सामने क्या लिखा हुआ है, टॉलरेंस देखो कितनी है 20, तो 20 हो जाएगा हमारा टॉलरेंस टू 20%, ये हो जाएगा हमारा इतना ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे हमको कलर कोड रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस आते हैं वो इस ऐसे आते हैं, उसके ऊपर लिखा नहीं होता कुछ कि इसका इतना रेजिस्टेंस है, हमें कलर देख के ही पता करना होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हमको ये आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ कि रेजिस्टिविटी जो एक्चुअली होती है वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ठीक है, तो वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, लेकिन वो चेंज भी होती है। जैसे पानी की डेंसिटी, अगर हम बोले कि हम टेम्परेचर पानी को गर्म कर देंगे या ठंडा कर दें, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, और मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिग्री से ऊपर जाओगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, 4 डिग्री से नीचे जाओगे तो डेंसिटी वो भी कम हो जाएगी, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जैसे पानी की डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वैसे ही रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहां पे लिखा है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल चेंजेस विद टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कैसे चेंज करता है, इस फॉर्मूले से चेंज करता है। ये रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर शॉर्ट टेम्परेचर रेंज, मतलब छोटे टेम्परेचर रेंज के लिए। छोटा टेम्परेचर रेंज मतलब मान लो कि 200-400 500 इतने 500 डिग्री, अगर आप मान लो रूम टेम्परेचर से 400-500 डिग्री ऊपर जाते हो तब आप लगा सकते हो, ये छोटा रेंज है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बोलो कि 1000 चले जाओगे तब ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फॉर्मूला शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज मतलब इतनी रेंज के लिए, रूम टेम्परेचर से 400-500 तक लगा देते हैं, वो सही रहता है। उसके ऊपर जितना ज्यादा रेंज रखोगे उतने ज्यादा आपके एरर आ जाएंगे, तो इतना ध्यान में रखो कि ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो ठीक ठाक रेंज के लिए, 200, 300, 400 डिग्री तक टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तब, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, ये रो टी इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती रहेगी। ये टी नॉट कोई टेम्परेचर है, टी पहले देख लेते हैं। रोटी क्या चीज है, रोटी इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, मतलब किसी भी टेम्परेचर टी पे, मान लो 200, 250, 300 डिग्री पे कोई रेजिस्टिविटी है तो वो रोटी हो गई। और रो नॉट क्या है, रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, कोई दूसरा टेम्परेचर है। मतलब एक्चुअली ये इक्वेशन दो टेम्परेचर पे लग रही है, एक टी नॉट है और एक टी है। तो टी नॉट पे रेजिस्टिविटी रो नॉट है और टी पे रेजिस्टिविटी रो टी है, यही कहना चाह रहा है वो। और अल्फा क्या चीज है, एक अल्फा एक कोफिशिएंट होता है जिसको बोलते हैं, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब एक तरीके का कांस्टेंट है ये, ठीक, जो कि हमको रिलेशन बना के देता है ये। ऐसे आप ध्यान में रखो कि कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी, कितनी तेजी से चेंज होगी, वो ये अल्फा बताएगा, ठीक। तो ये अल्फा इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसा आ जाता है हमारे पास एक रिलेशन, तो इसको आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। आगे देखो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस आर टी, हमें पता है कि फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो R इक्वल टू रो एल बाय ए, तो ये तो हम लगा सकते हैं। यहां पे दोनों टेम्परेचर पे देख लेते हैं, आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, एल और ए तो हम लगभग कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के साथ लेंथ और एरिया थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि टेम्परेचर के साथ एल और ए लगभग सेम है। तो यहां पे लेकिन रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी ना, टेम्परेचर टी पे कुछ और ही रेजिस्टिविटी होगी, तो वही है रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी इक्वल टू रो टी एल बाय ए। तो रो टी की जगह हम ये रख सकते हैं रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, तो यहां पे रख देंगे, एल बाय ए तो वैसे ही रहेगा, तो रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, ये आ गया। तो रो नॉट एल बाय ए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, ठीक। तो यहां पे हम ये रिलेशन ही बना सकते हैं, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो जैसे हमने रेजिस्टिविटी का रिलेशन बनाया,
बस वैसे ही रिलेशन रेजिस्टेंस का भी होता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक, ये दोनों रिलेशन एक जैसे ही हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यहां से पता चल रहा है। टी बढ़ाओगे, टी ज्यादा करते रहोगे तो रो टी भी ज्यादा होता रहेगा कंडक्टर के लिए। ठीक, अब देखो ये तो चलो बोल दिया, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी और आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट है। कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, मतलब अब हम देखेंगे ग्राफ की फॉर्म में कैसे होगा, कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक, तो पहले तो ले लेते हैं हम कंडक्टर। कंडक्टर में हमको पता है, ये हमने निकाल लिया था फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। m क्या चीज है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। वो प्रॉपर्टी वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। और ये n क्या है? n अभी बताया ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मटेरियल के अंदर। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट रहता है। m कांस्टेंट, E कांस्टेंट। टाउ क्या चीज है? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो दो चीजें यहां पे m और E तो कांस्टेंट हो गया, स्मॉल n और टाउ यही डिसाइड करते हैं क्या आपकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम बोलेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा। n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। n की वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो कि आपके पास कोई आयरन का पीस है, आयरन का एक मेटल है, मेटल पीस, मान लो सिलेंडर का कोई पीस है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उतने ही रहने वाले हैं, क्योंकि सपोज आप चलो मान लो सोडियम है, सोडियम की एक्सटर्नल आउटर मोस्ट शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बाकी तो कोई फ्री नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सोडियम एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देके वो फ्री हो जाएंगे सारे मटेरियल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे कम करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनके ऊपर, कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। ठीक, वो तो पहले से ही फ्री होते हैं। अपने जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऑलरेडी फ्री हैं इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक, तो इसीलिए n की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन टाउ की वैल्यू घट जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टाउ क्या हुआ? टाउ का मतलब यह हुआ कि दो कोलिजन के बीच में A से लेके B तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम है। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी? हमने ये 11th में काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसका अगर स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये यहां से लेके यहां तक जाने में कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम होगा तो टाउ तो घट जाएगा ना। टाउ होता क्या है? दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, और अगर इनकी स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। अब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, सबकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सबकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी जल्दी टकराने का मतलब क्या हुआ कि दो कोलिजन के बीच में टाइम कम हो जाएगा, इसलिए टाउ घट जाता है। टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब n कांस्टेंट है और टाउ घट गया तो रो क्या हो जाएगा? रो बढ़ जाता है। तो रो बढ़ जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं। तो और इनके बीच ग्राफ बनाते हैं फॉर मेटल्स। मेटल के लिए जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ऐसे ले लो, उनके लिए जो ग्राफ बनाएंगे हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, ऐसा बनता है, रो बढ़ता चला जाता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कैसे होता है कंडक्टर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर। अब देखो कंडक्टर्स में ही अगर हम अलॉय की बात करें, इन अलॉयज सच एज नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन, रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। मतलब कुछ ऐसे अलॉयज हैं हमारे पास जो कि जिनकी रेजिस्टिविटी कुछ खास चेंज होती नहीं है, तकरीबन ऐसे बोलो कि बहुत ही धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे इसमें
कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये मेटल के केस में रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से चेंज हो रही है ना। लेकिन यहां पे ये अगर हम ये अलॉयज लेते हैं नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन, ये तीनों अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत धीरे धीरे चेंज होती है, धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो रेजिस्टिविटी बहुत धीरे बढ़ रही है, ठीक है। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओ रेजिस्टिविटी में कुछ खास चेंज नहीं आ रहा, ठीक। तो बोल सकते हैं कि तभी इनका यूज किया जाता है। हम इसको इन मटेरियल्स को, इन अलॉयज को यूज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पसेस। हीटर के अंदर कहीं कहीं पे जहां पे हीटिंग कॉइल्स होती हैं, फर्नेस होते हैं, जहां पे भी हीट करना होता है, हमको हीट करना होगा, मतलब जहां पे हम इलेक्ट्रिकल हीटर का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो मटेरियल यूज करते हैं वो इन्हीं में से होते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। और ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में कि रेजिस्टिविटी इसका क्यों यूज करते हैं। जब देखो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा चेंज नहीं होगा ना। तो रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होगा तो सर्किट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहेगा तो सर्किट में भी करंट कांस्टेंट रहेगा। फिर हम बोल सकते हैं कि चीजें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और उसकी जरूरत पड़ती है हमको सर्किट में, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन के लिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होते, बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं, लगभग कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक। अब देखो दूसरा वाला ये है फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें थोड़ा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है और थोड़ा मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती है। मतलब वो कंडक्टर्स भी बन जाते हैं, कभी कभी इंसुलेटर भी बन जाते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन इंसुलेटर हो गया ना। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्या है? उसके नीचे ही आता ना सिलिकॉन, कार्बन के नीचे। सिलिकॉन में इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये टूटने लग जाते हैं बॉन्ड, तो ये छूटने लग जाते हैं, तो इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक। ये है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये बॉन्ड बना के रखेंगे, इलेक्ट्रॉन टूटेंगे नहीं, बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगते हैं। तो इस वजह से इनको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और इंसुलेटर तो आपको पता ही है, जिसमें कि बॉन्ड इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। वैसे तो सेमीकंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होने लगते हैं बॉन्ड टूटने से। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो फिर वो बॉन्ड टूटना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे समझो। मतलब ये सिर्फ मुश्किल वाली चीज है कि इंसुलेटर में बॉन्ड टूटना काफी मुश्किल है, इसीलिए इसको इंसुलेटर बोल देते हैं मटेरियल को। और जहां पे बॉन्ड टूटना थोड़ा आसान होता है वहां पे बोल देते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड टूट जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और फिर फ्री हो गए तो फिर वो कंडक्टर बनने की कोशिश करते हैं, मतलब कंडक्टिंग होने लगते हैं। तो इसीलिए ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन काफी, मतलब ऐसा समझ लो कि इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करने पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इसीलिए दोनों की, लेकिन जो रेजिस्टिविटी का जो ट्रेंड है टेम्परेचर के साथ, वो ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अब देखो कम कैसे होती है, अगेन ये वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां पे क्या होता है ना, एम तो चलो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। अब ये एन क्या है? एन क्या चीज है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। देखो यहां पे लिखा हुआ है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एन इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड क्या होगा? टूटने लग जाएंगे ना, अभी बताया सेमीकंडक्टर में ऐसे ही होता है, बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। बॉन्ड टूटने लग जाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री होने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे बॉन्ड टूटेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो फिर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और बॉन्ड टूटते रहेंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते रहेंगे। तो एन तो बढ़ने लगता है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और एन बढ़ता रहेगा। एंड टाउ डिक्रीजेस, टाउ तो तब भी कम होना है। टाउ क्या चीज है? दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड फिर बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो तो कम ही होना है ना।
तो टाउ तो घटना ही है, जैसे यहाँ पे कंडक्टर में हो रहा था, टाउ घट जाता है लेकिन एन बढ़ जाता है। इसमें अलग चीज है, कंडक्टर में एन कांस्टेंट रहता है, यहां पे एन बढ़ जाता है। अब एन के बढ़ने से एन बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, लेकिन टाउ घट गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। देखो यहां पे दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, टाउ क्या हो रहा है, टाउ घट रहा है, टाउ क्या कोशिश करेगा, टाउ के घटने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए और एन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कौन डोमिनेट करेगा टाउ और एन में से, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। यहां पे लिखा हुआ है बट इफेक्ट ऑफ एन डोमिनेट्स इफेक्ट ऑफ टाउ, मतलब टाउ का जो इफेक्ट है ऑन रेजिस्टिविटी वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क एन से पड़ता है। यही कहना चाह रहा है वो कि एन जो है, एन का फर्क ज्यादा पड़ता है, टाउ का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, इसीलिए एन डिसाइड करेगा कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो एन क्या हो रहा है, एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए यहां पे एन डोमिनेट करता है। टाउ तो कम हो रहा है लेकिन टाउ की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क एन की वजह से पड़ता है। एन डोमिनेट करेगा तो रेजिस्टिविटी एन क्या हो रहा है, एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, इसीलिए रो डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, उसमें क्या होता है, कंडक्टर में ऑलरेडी बॉन्ड टूटने का कोई चक्कर ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, उसमें ऑलरेडी फ्री है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री, पहले से ही फ्री है वो तो एन कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहां पे फ्री नहीं होते, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो फ्री होते हैं, इसीलिए एन चेंज होने लगता है, एन बढ़ने लगता है तो रो कम हो जाएगा। तो ट्रेंड हमने देखा है ऐसा आता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रेजिस्टिविटी कम होती रहती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3.3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर मतलब वो तो होता है ना जिसमें हम ब्रेड रख के उसको गर्म करते हैं, टोस्ट बनाते हैं, वो हीटर ही होता है एक्चुअली, ठीक है। अंदर हीटर ही होता है, जैसे प्रेस के अंदर भी हीटर ही होता है, आयरन के अंदर भी हीटर होता है, ये सब चीजें हैं। जो भी चीजें गर्म हो रही है ना, जो गर्म, जैसे कि पानी गर्म करने का वो जो रॉड होती है उसके अंदर भी हीटर होता है, तो ये इसके अंदर भी हीटर होगा। बोल रहा है इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, मतलब एक हीटिंग एलिमेंट है, ऐसा होता है हीटिंग एलिमेंट, ये समझ लो ऐसा कुछ ऐसा होता है, स्प्रिंग जैसा हीटिंग एलिमेंट है और यही गर्म होता है। जैसे बल्ब के अंदर देखा होगा आपने, बल्ब के अंदर ऐसा ही कुछ होता है, वो तार टूट जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हीटिंग एलिमेंट जो कि गर्म करने का काम आता है। और बोल रहा है कि नाइक्रोम यूज कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा था ना कि नाइक्रोम का यूज क्या होता है, हीटर के अंदर यूज करते हैं, ठीक। तो फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट when a negligibly small current passes through its resistance at room temperature 27 डिग्री रूम टेम्परेचर, it's found to be 75.3, मतलब रूम टेम्परेचर तो हम ये मान लेते हैं कि एक टी नॉट मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जिस पे रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट इक्वल टू 75.3 ओम, ठीक। अब आगे बोल रहा है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, जब इसको हम 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देंगे, ऐसे हीटर को जोड़ दिया 230 वोल्ट की बैटरी से, तो क्या होगा, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर, मतलब इसके अंदर करंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट करंट आ जाएगा। बोल रहा है 2.68 एम्पियर का करंट आ जाएगा, मतलब करंट आ गया 2.68 एम्पियर, जब हमने बैटरी से जोड़ा 230 वोल्ट की बैटरी से। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, अब बोल रहा है कि अब इसका टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस इतना था, तो अब जब हमने बैटरी से जोड़ दिया और करंट इसमें इतना आ गया, तो अब इसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इस पोजीशन में जब हमने बैटरी से जोड़ा तब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। अब ये रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री पे था, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पास कर रहा था, वो तो चलो ठीक है कि अगर लगभग जीरो करंट जाएगा इसमें से, रूम टेम्परेचर पे दे रखा है कि रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा।
लेकिन ओम्स लॉ तो अभी भी लगेगा, ओम्स लॉ तो लगेगा ना। हम ये मान सकते हैं कि इसमें ओम्स लॉ लग रहा है, कुछ नहीं बोला तो मान सकते हैं ओम्स लॉ लग रहा है। V इक्वल टू आई आर, तो यहां से R निकल जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी, ये ले लो, RT ले लो, R एट सम टेम्परेचर T, ठीक। RT का मतलब कुछ तो टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना इसका, गर्म हो जाएगा ये, तो वही ले लिया RT। तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय आई, और V कितना दे रखा है 230 अपॉन 2.68, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 85.8 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारा इस टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर होगा वो तो टेम्परेचर निकालना है, लेकिन जब हम बैटरी से जोड़ देंगे तो उसका रेजिस्टेंस इतना पहुंच जाएगा, ठीक। तो अब क्योंकि हमने ओम्स लॉ से निकाल के देख लिया इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर निकालने के लिए वही इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी वाली, जो टेम्परेचर से रिलेटेड थी, ये वाली। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T माइनस T नॉट, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये आगे, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, टेम्परेचर ही पूछ रहा है, इसके अंदर ये T निकालना है हमको। और बोल रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज ये अल्फा दे रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा भी दिया हुआ है हमको यहाँ पे, कितना 1 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री इनवर्स, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा, एक मिनट सॉरी, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, और हमको तो टी निकालना है, तो यहां पे वैल्यू डाल देंगे। आर नॉट की वैल्यू कितनी है, ये एक मिनट, यहां पे सारी वैल्यू डाल देते हैं। आर टी की वैल्यू कितनी है 85.8 इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू दे रखी है 75.3, और ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -4, और फिर T माइनस टी नॉट कितना है 27। ये अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, यहां पे इसको 85.8 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहां पे ऐसे लिख लेंगे 85.8 अपॉन ये 75.3 नीचे आ जाएगा ना, तो इसको लिख लेंगे 75.3 इक्वल टू 1 प्लस एल्फा है 1.7 इंटू 10 की पावर कितना है -4 और T माइनस 27। अब 1 को उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा 85.8, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, चलो ये आ जाएगा 1.14 इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T माइनस 27, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1 इधर जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे 1.14 माइनस 1 इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T माइनस 27। अब ये कितना हो जाएगा 0.14 इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T माइनस 27। अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे T माइनस 27 इक्वल टू 0.14 अपॉन 1.7 इंटू 10 की पावर -4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 823, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके। अब T माइनस 27 उधर जाएगा तो कितना आएगा T इक्वल टू 27 प्लस 823 इक्वल टू आ जाएगा 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता चल गया कि अगर हम इस नाइक्रोम वायर को 230 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ी देर में पहुंच जाएगा कितना 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही निकालना था हमको, एक ही यही चीज पूछी थी, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, मतलब इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो वही 850 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3.4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। मतलब बोल रहा है कि एक प्लेटिनम की वायर है, थर्मामीटर है कोई, उसके अंदर प्लेटिनम वायर है। तो प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री। आइस का मतलब आइस कब बनती है, कौन से टेम्परेचर पे बनती है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनती है, तो वही आइस पॉइंट हो जाता है। ठीक, तो एक टेम्परेचर हमको दे रखा है, इसको T1 ले लेते हैं। T1 इक्वल टू 0 डिग्री, और T1 पे रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना, R1 ले लेते हैं उसको, 5 ओम। ठीक, एंड द स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट का मतलब हुआ कि T2 टेम्परेचर ले लेते हैं उसको। स्टीम का मतलब स्टीम कब बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है ना, स्टीम वाटर बॉयल होता है। तो वही हो जाएगा हमारा T2 स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर रेजिस्टेंस दे रखा है R2, उसकी वैल्यू कितनी है, 5.23 ओम। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। हॉट बाथ का मतलब कहीं किसी टेम्परेचर, किसी बाथ में मतलब किसी इन्वायरमेंट में डाला थर्मामीटर को। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज इतना। अब रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, लेकिन वो हॉट बाथ का टेम्परेचर नहीं दिया। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। मतलब वही चीज है कि हमको T3 एक टेम्परेचर ले लेते हैं जो कि हमको निकालना है। अगर उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो जाता है 5.795 ओम, इतना रेजिस्टेंस हो जाता है, तो हमको बताना है कि उस रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना हो, उस बाथ का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक, तो दो ये टेम्परेचर दे रखे हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और एक और रेजिस्टेंस दे रखा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमको निकालना है। तो T3 निकालना है, चलो कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन लगाएंगे वही वाली, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो वो हम R1 T1 और T2 के बीच में लगा लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा। एल्फा की वैल्यू दी नहीं है, तो वो हमको निकालनी पड़ेगी, एल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, देखो वहां पे क्या था, वहां पे था ना ऐसा था। यहां पे जैसे हमने इक्वेशन लगाई थी RT इक्वल टू R नॉट, तो T की जगह हम 2 लिख लेते हैं, 1 नॉट की जगह 1 लिख लेते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमको दो टेम्परेचर चाहिए, T1 T2 हो, T3 T4 हो, कुछ भी हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक, इसीलिए हमने लिख लिया R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये T वाला वो टेम्परेचर आएगा जब आपका रेजिस्टेंस यहां पर होगा। यहां पे जो आप रेजिस्टेंस लिखोगे उसका टेम्परेचर यहां आएगा। ठीक, तो यही हमने यूज कर लिया। अब देखो, यहां से हम पहले अल्फा निकालेंगे, तो वैल्यू डाल देंगे। R2 की वैल्यू कितनी है, ये है 5.23 इक्वल टू R1 की वैल्यू का है 5 ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा, T2 कितना है 100, T1 कितना है 0। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कर लेंगे, ये ऐसे लिख लेंगे इसको, 5.23 अपॉन 5 इक्वल टू 1 प्लस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कैलकुलेशन वैसे ही करना है, अल्फा इंटू 100। ये तो 100 अल्फा हो गया, 100 माइनस 0 तो 100 ही होता ना, तो 100 अल्फा हो गया। और ये इसको डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 1.046 इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा। तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 अल्फा क्या हो जाएगा, तो 1.046 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.046। तो अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इनमें से कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे, ये ले लेते हैं T1 और T3। T1 से लेके T3 पे दोबारा से इक्वेशन बनाते हैं, और T3 निकाल लेंगे। T1 से T3 इक्वेशन बनाते हैं, और हमें सारी वैल्यू पता है, अल्फा भी पता है, तो T3 निकल जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको।
तो यहां पे हम लिख लेंगे R3 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T3 माइनस T1। ठीक है, तो यहां पे R3 हमको दे रखा है, उसने रेजिस्टेंस है 5.795 इक्वल टू R1 हमको पता है 5 ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा हमको पता है, हमने निकाल लिया 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और ब्रैकेट में T3 कितना है, T3 तो हमको निकालना है, माइनस T1 कितना है, वो तो जीरो ही है ना। तो ये हम कर लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, 5.795 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1 प्लस 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू T3। ठीक, ये आ जाएगा 1.159 इक्वल टू 1 प्लस 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 T3। ये 1 उधर जाएगा तो 1.159 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.159 इक्वल टू 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 T3 और फिर T3 निकाल लेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.159 अपॉन 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर आ गया हॉट बाथ का 345.65। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म और क्विज 3.2 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।